नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। 4:50 हो चुके हैं न्यूज 18 इंडिया पर। 28 फरवरी यानी आज से 17 दिन पहले ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमला किया और फिर अरब में युद्ध की शुरुआत हो गई। इसके बाद 10 मार्च आता है, होली का त्योहार बीत चुका था, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खत्म हो गया और फिर भारत में शुरू हुआ अफवाह और डर के और कालाबाजारी के कॉकटेल का एक खतरनाक खेल। अचानक पूरे देश में अफवाह फैल गई कि गैस सिलेंडर की कमी हो गई है और लोग पैनिक बाइंग करने लगे। पैनिक बाइंग का फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है और मैं समझा देती हूं कैसे। पैनिक फैलाने वालों का क्या काम होता है कि किसी भी कीमत पर कोई भी स्थिति हो पैनिक फैला दिया जाए, उससे उनको फायदा होता है। फायदा कैसे होगा? आप डरेंगे तो डर कर जो फैसले लेंगे उस फैसले में उनकी आमदनी बढ़ेगी। दो एंड है, एक है पैनिक क्रिएट करने वाला, एक है पैनिक को एब्जॉर्ब करने वाला या फिर पैनिक जो क्रिएट किया जा रहा है उस पर रिएक्ट करने वाला। तो जिन लोगों को पैनिक क्रिएट करना था उन्होंने किया, आप तक पहुंचा, आपने सच में एब्जॉर्ब कर लिया, रिएक्ट कर लिया। अगर आप डरते नहीं, भ्रम वालों के जाल में फंसते नहीं तो उनका खेल खराब हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अमूमन ऐसा होता भी नहीं है, खासकर जब संकट का माहौल हो। आदमी डर जाता है और डर का सबसे बड़ा नुकसान होता है आपकी जेब पर। सही गलत का फैसला फिर आप छोड़ देते हैं और ना समझी में आप तुरंत एक ऐसा फैसला लेते। फॉर एग्जाम्पल ये सिलेंडर का मामला, सिलेंडर का बैकअप तैयार करने का प्लान आप में से कितने लोगों ने ले लिया होगा कि क्या पता सिलेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा, गड़बड़ हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, तो चलो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4-5 सिलेंडर रख लेते हैं। अब उसने दलालों को मौका दिया, उनकी चांदी हो गई। जो पहले 2-3 सिलेंडर की डिमांड होती थी वो 30 में बदल गई, तो डिमांड और सप्लाई ऊपर नीचे हुआ है ना। आपकी डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई वहां से जितनी आ रही थी उतनी है, उससे थोड़ी कम। और जब गैप क्रिएट हुआ तो कालाबाजारी शुरू हुई, क्योंकि ये कहां खत्म होंगे, ये खत्म होंगे। और इसमें जब मैं ये सारी बातें कह रही हूं तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तमाम सरकार, केंद्र सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारों की है। इन काला बाजार में घूम रहे गिद्धों पर शिकंजा कसना किसी और का काम नहीं है, वो सरकार का काम है। लेकिन वो पैनिक क्रिएट करने वाला और पैनिक एब्जॉर्ब करने वाला, उन दो में आप कौन है? जो पैनिक क्रिएट करा उसकी बात सुनने वाले कौन है? अगर वो सुने ही ना, उस पर रिएक्ट ही ना करे तो काम हो पाएगा क्या? डर की वजह से कालाबाजारी और वो अपने काम में सफल हो गए। इसका असर क्या हुआ? ईरान जंग की शुरुआत तक भारत में औसतन हर दिन करीब 50 लाख सिलेंडर्स की बुकिंग हुआ करती थी। गैस की किल्लत की जो अफवाह फैलना शुरू हुई, उसके बाद एक दिन में गैस बुकिंग का सिलसिला जो है वो बढ़ता है और 12 मार्च को 55,70,000 सिलेंडर्स की बुकिंग होती है। 13 मार्च को ये बुकिंग बढ़कर 88,80,000 तक पहुंच जाती है। हालांकि 14 मार्च को थोड़ी कम बुकिंग होती है, लेकिन फिर आम दिन से 27 लाख ज्यादा होती है। 77 लाख सिलेंडर की बुकिंग हुई। यह आंकड़ा साफ साफ बता रहा है कि भारत में गैस की किल्लत से ज्यादा किल्लत अफवाह की वजह से हुई, उसने हालात बिगाड़े। और मैं फिर कह रही हूं, इस अफवाह को काउंटर करने की सबसे पहली जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सरकार की है। लेकिन एक उभरते हुए मुल्क के तौर पर हमारी और आपकी भी तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि ये पैनिक फैलाने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं है, वो चीन से भी साजिश रच रहे हैं, पाकिस्तान से भी है, बाकी मुल्क भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सब का काम है कि भारत में स्थिति बढ़िया ना हो किसी भी कीमत पर। हम ये भी मानते हैं कि आप लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत देखी है और इसीलिए हो सकता है कि आप डरे हुए हों कि क्या पता ऐसा कुछ हो गया तो हम कहां कहां भागे फिरेंगे। लेकिन सरकार ने पहले ही कह दिया था कि भारत के पास 25 दिन से ज्यादा का रिजर्व मौजूद है। भारत अपनी जरूरत का 38% 38% गैस खुद तैयार करता है। एहतियातन कमर्शियल बिक्री को थोड़ा कम किया गया ताकि आपकी हमारी रसोई का चूल्हा जलता रहे।
ये बातें जब तक लोग समझते समझते, उससे पहले ही अफवाह ने अपना काम कर दिया। सरकार और हमारे विदेश मंत्रालय वो अपने काम पर लगे हुए थे। देश में पैदा हुए इस भ्रम के हालात को खत्म करने का एक ही रास्ता था, गैस की आपूर्ति को बढ़ाना। क्योंकि पैनिक के चक्कर में लोग मान नहीं रहे थे, बुकिंग आसमान पर पहुंच गई। दिक्कत यह कि भारत के 25 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के उस पार फंसे थे। जंग की वजह से ईरान किसी को वो क्रॉस करने नहीं दे रहा था। लेकिन भारत की कूटनीति की सफलता सामने आ गई। भारत के प्रधानमंत्री ने 12 मार्च को ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बात की और इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार ईरानी विदेश मंत्री के संपर्क में रहे। 13 मार्च को खबर आई कि ईरान भारत के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस करने देगा। बजाइए ताली, क्योंकि इसी भारत में कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो शायद ये दुआ कर रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे कि सब हो जाए, ये हॉर्मूज से निकल ना पाए जहाज, क्योंकि उसके बाद आप प्रेजेंट सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते थे। ये मौका था, मुफीद मौका था। बाकी सब चीजें तो बाद में। ये सब जब हो रहा था तब भारत में सियासत अपने अर्श पर थी। विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग चुका था। लोग गैस के लिए परेशान थे। विपक्ष सरकार को विदेश नीति पर घेर रहा था। कांग्रेस के नेता दावा कर रहे थे कि भारत की विदेश नीति फेल हो चुकी है। 12 मार्च को ही कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने यह कहा कि ईरान के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हुई। ये कौन सी समान दूरी है कि आप शोक का एक शब्द नहीं बोल पाए। अगर राष्ट्रहित सर्वोपरि है तो ईरान से आप थोड़ी दोस्ती रखते और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाता, आपको एलपीजी मिल जाती, आपको पेट्रोल मिल जाता, आपका सामान बाहर नहीं अटका होता, कोट अनकोट। विपक्ष की तरफ से जब ऐसे बयान दिए जा रहे थे तब शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि ये बयान बाद में उनके लिए मुश्किल का सबब बनेंगे। 14 मार्च को ये खबर सामने आ गई। ये देखिए, ये पहला जहाज, लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ये पहला जहाज आ चुका है। भारत में इस जहाज का इंतजार था और वो इंतजार अब खत्म हुआ। हमारी सीमा में यह जहाज एंटर कर चुका है। आप सबको मुबारकबाद। शिवालिक, नंदा देवी, 2 भारतीय जहाज जिस पर 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस कर चुके हैं। और ये शिवालिक को इस वक्त आप मेरे बगल वाली तस्वीरों में देख रहे हैं। अब ये किसकी वजह से हो पाया? इस खबर के सामने आने के बाद अब विपक्ष क्या करेगा? क्या ये सही नहीं? उनको काटेंगे तो खून तक नहीं होगा। वो जो कहावत है कि आप इतने शॉक्ड हो जाते देखकर कि काटो तो खून ना दिखाई दे। अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अटके भारत के जहाजों की रट लगाकर कांग्रेस सरकार को घेर रही थी। शिवालिक और नंदा देवी के आने की खबर ने उस पर भी अब विराम लगा दिया है। विपक्ष का मतलब क्या जब वो हार मान ली? तुरंत पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिख दिया कि भारत में बीजेपी कैंप दोनों जहाजों को लेकर जो खुशी मना रहा है वो गलत है, क्योंकि ये दोनों जहाज भारत के लिए गैस लेकर आ ही नहीं रहे। दोनों जहाज अमेरिका के लिए गैस लेकर निकले हैं। अब यहां पवन खेड़ा सहित कांग्रेस के कई नेताओं से गलती एक हो गई। विरोध के चक्कर में वो फैक्ट की जांच करना शायद भूल गए। और फैक्ट के साथ सबसे अच्छी बात यह होती है कि वो सामने आ ही जाता है। भ्रम की तरह उसकी जिंदगी 2-4 दिनों की नहीं होती है। फैक्ट सामने आया और वो यही था कि दोनों ही जहाज भारत आ रहे हैं। एक तो भारत पहुंच चुका है, दूसरा कल भारत पहुंच जाएगा। जैसे ही यह खबर साफ हुई, कांग्रेस के नेता अपने अपने पोस्ट अब डिलीट करते हुए पाए गए। अब सवाल यह है कि विपक्ष और विपक्ष से सवाल, अगर भारत की विदेश नीति गलत है तो जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से मौजूदा वक्त में औसतन हर रोज 2 जहाज क्रॉस कर रहे हैं, वहां से भारत के 2 जहाज गैस लेकर कैसे पहुंच रहे? क्रूड लेकर तीसरा जहाज आज कैसे क्रॉस कर गया? आप सोचिए, इस रास्ते के लिए दुनिया कितनी बेचैन है। ट्रंप कई देशों के साथ नेवल गठजोड़ की वकालत कर रहा है ताकि ईरान उनके जहाज को रोक नहीं पाए। वॉरशिप मिलकर तेल के जहाजों को एस्कॉर्ट करने की बात हो रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन, सबकी तैनाती तैयार की जा रही है।
और भारत बिना गोला बारूद के अपने जहाज को निकलवाने में सफल रहा है। शुक्र मनाइए। सफल विदेश नीति की वजह से यह हो पाया है। जिन शर्तों का जिक्र कांग्रेस कर रही थी कि हम उस वक्त कंडोलेंस मैसेज दे देते, फलां के साथ खड़े हो जाते, फलां के साथ दूरी बना लेते, उस हिसाब से भारत की विदेश नीति क्या सही दिशा में होती? क्योंकि आज जो विदेश नीति है वो बता रही है बिल्कुल परफेक्ट रास्ता अपनाया। विपक्ष के मुताबिक भारत ने खामनेई की हत्या पर शोक नहीं जताया, तब भी ईरान भारत के लिए रास्ता दे रहा है। फिर तो भारत अपनी शर्तों पर अपनी नीति तय कर रहा है, यानी मजबूत मुल्क है, सफलता भी मिल रही है। यकीन मानिए इन जहाजों के आगमन से विदेशी मीडिया भी हैरान परेशान है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है आखिर भारत ईरान से कैसे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार करवा गया, और ये भारत अमेरिका के साथ भी ईरान के साथ भी ऐसा कैसे हो रहा है? दोनों भारत की ऊर्जा जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? अब ये तो गर्व करने वाली बात है ना। लेकिन तब जब आप सियासी चश्मे को हटाकर देश हित वाला चश्मा लगाएंगे तभी, और ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। और इसीलिए आज सवाल गूंज में बड़ा है। ईरान अमेरिका की जंग में दोनों देश भारत के हित का नुकसान नहीं करना चाहते। ये भारत की फेल विदेश नीति है कि सफल? ईरान नहीं मान रहा कि भारत अमेरिका के पक्ष में खड़ा है। फिर भारत के विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है? क्या सियासी फायदे के चक्कर में आम लोगों को परेशान करने से भी नेताओं को दिक्कत नहीं हो रही है? शुरू कर रही हूं मैं गूंज। और मैं डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूं, क्योंकि अब सबकी नजर चुनावों पर भी है। बड़ी खबर, बंगाल के लिए बीजेपी के 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी उम्मीदवार आसनसोल दक्षिण से, अग्निमित्रा पॉल उम्मीदवार पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होने। भवानीपुर से पिछली बार ममता बनर्जी चुनाव जीती थी और नंदीग्राम से हार गई थी। शुवेंदु अधिकारी इस बार दोनों जगह से, भवानीपुर से और नंदीग्राम से, दोनों जगह से चुनाव लड़ने वाले हैं। वो नेता प्रतिपक्ष भी है। भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी चुनाव लड़ेंगे और नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवार आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्रा पॉल चुनाव लड़ने वाली है। 23 और 29 अप्रैल को मतदान होने वाले हैं। चलिए अब शुरू कर रही हूं मैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब, पंकज शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, ये विदेश नीति फेल के अव्वल पोजीशन से पास? विदेश नीति पूरी तरह फेल। अच्छा। और मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं, अपना पक्ष रख रहा हूँ। अच्छा। आपने मुबारक 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 मुबारक। ये जो दो जहाज में से एक जहाज तो आज आ रहा है, हाँ। एक कल आ जाएगा, शिवालिक और नंदा देवी। आपने बड़े जोर शोर से इसका जिक्र किया। हाँ। बड़ा श्रेय बहुत से लोग ले रहे हैं। उन दोनों जहाजों में आपने खुद बताया कि कुल मिलाकर 92,712 टन एलपीजी है। शिवालिक आज मुंद्रा बंदरगाह पहुंच जाएगा और नंदा देवी जो है वो कल कांडला पहुंचेगा। आपको मालूम है रूबिका जी, हमारी रोज की एलपीजी खपत कितनी है? 92 लाख टन। ये जो दो जहाज हैं ये 92,000 टन एलपीजी लेकर आ रहे हैं। अब इससे कितनी राहत मिलेगी, कितने घंटों की राहत मिलेगी? और हल्ला ऐसा मचाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी के एक फोन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एलपीजी चल पड़ी और अब संकट दूर। 34 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं। हाँ। ऊंट के मुंह में जीरा। और जो 22 जहाज दूसरे फंसे हुए हैं वहां भारत के, हाँ। उनमें से भी सिर्फ 4 में एलपीजी है, सिर्फ 4 में एलपीजी लदी है। एलपीजी ढोने वाले करीब 1 दर्जन जहाज हैं जिनकी क्षमता है 7 लाख टन की। भारत सरकार हर साल 2 करोड़
टन एलपीजी का आयात करती है। पंकज जी, सरकार कह रही है कि उसने देश में एलपीजी का जो आप तो कह उत्पादन रहे है। थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, अब आप सब लोग ये कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? अब मैं कह रही हूँ इसमें सॉफ्ट टॉयज ही भरे हुए थे, शिवालिक में और दूसरे वाले जहाज में, और तीसरा आने वाला है। अब मुझे ये बताइए, आ तो गया ना, कैसे आ गया बताइए? जब हम, अब आप ये कह रहे हैं हम तो अमेरिका के साथ खड़े हैं, अगर अमेरिका के साथ खड़े हैं तो ये जहाज तो नहीं आने चाहिए ना, ये आ कैसे गए पंकज जी, कैसे आए ये? मतलब कौन सी तंत्र विद्या हुई है विपक्ष की तरफ से कि इतनी दुआएं की गई है कि, या फिर मेरे ख्याल से रोजों में ऐसे हाथ उठे दुआ में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ गया? ये कोई विदेश नीति नहीं है, ये विपक्ष ने काम किया है, तब जाकर आ पाए, है ना? अरे इतना बड़ा क्या हल्ला है, मैं कह रहा हूं ना कि अरे 92 लाख टन रोज की खपत, अरे और पंकज जी, आप भी तो 92,000 हल्ला, टन लेकर आप आ भी रहे लोग हैं। तो हल्ला मचा रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान नहीं आने दे रहा है, भारत का जहाज नहीं आने देगा, भारत का जहाज। आप ही के नहीं, बहुत भारत, सारे पसंदीदा पत्रकार थे ना, तो जा जाके ईरान के लोगों से पूछ रहे थे था कि नहीं था। अब जब जहाज आ गया तो कह रही क्या रुबिका जी आ गया तो कौन है, बड़ी बात हो गई, इसमें तो एक ही दिन अरे का है। अरे भाई शुरुआत हुई है, अभी और आएंगे। ये क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे ये हैं? इसलिए ईरान ने आने दिए हाँ, कि भारत की हुकूमत भले ही ईरान के साथ नहीं खड़ी रही, लेकिन भारत की जनता ईरान के साथ खड़ी रही। तो ये उस जनता के सम्मान में ईरान ने ये सहूलियत तो दी अरे भाई कि भारत के जहाजों को जाने दिया पर जाए। भारत की जनता क्या अचानक थोड़ी साथ हुई, वो तो हमेशा से साथ थी ना। तो फिर 14 हाँ, तक क्यों, 14 तक का इंतजार क्यों किया ईरान ने? हाँ, तो ऐसा क्या कर रहे थे? भारत की हुकूमत साथ नहीं थी ईरान के, नहीं नहीं, लेकिन भारत की जनता साथ थी। हाँ तो ये वही, सबसे अरे बड़ा भारत की फैक्टर है जनता तो डे वन जिसकी से वजह साथ से थी ये ना राहत मिली है। पंकज जी, भारत की जनता तो डे वन से साथ थी, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास कर देते ना ईरान के लोग, क्यों नहीं किया तब? या प्रधानमंत्री का एक फोन कॉल, ऐसा क्या हुआ कि ईरान के लोगों ने कहा कि नहीं भाई हम भेजने को राजी है? नहीं, मैंने बताया ना, भारत की जनता की भावनाओं के सम्मान में जो भारत की जनता ने ईरान से एकजुटता दिखाई, हाँ उसके सम्मान में, उसके एवज में ये हुआ है। ये सर, भारत सरकार की वजह से नहीं हुआ है, किसी हाँ, फोन की भारत वजह से सरकार नहीं की हुआ है। वजह से तो कभी कुछ होता ही नहीं है ना, जो होता है विपक्ष की वजह से होता है। मैं तो कह तो हाँ, रही हूँ, क्योंकि आप क्योंकि लोगों ने भारत माशाल्लाह सरकार, से भयंकर हवन कीर्तन रोजा इफ्तार पार्टियां सब की, तब जाकर जो है ऊपर वाले ने कुछ दिमाग में डाला ईरान के सरकार के, और तब जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये जहाज आ पाए। मोदी के फोन से थोड़ी कुछ हुआ है प्रेम शुक्ला जी, आप जबरदस्ती यहाँ पर क्रेडिट लेने के लिए बैठे हुए हैं। नहीं, इतना ही बहुत क्या कम है कि श्रीमान पंकज शर्मा ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी के कहने से हो गया। ये कांग्रेसी ये भी कह सकते हैं कि श्रीमती सोनिया माइनो और राहुल गांधी का चेहरा देखा और ईरान ने जो है वो हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत के शिप्स को आने की अनुमति दे दी। ये कांग्रेसी कुछ भी कह सकते हैं, इनको कुछ भी कहने में कोई संकोच नहीं। देख तो रही आप अभी पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहे थे कि वो अमेरिका जा रही है जहाज, बाद में आप ही बता रही है कि डिलीट करना पड़ा। इन्हीं लोगों ने 2011 में कांग्रेस के कार्यकाल में गैस की कमी के कारण एलपीजी की लिए लगी कतार की फोटो जो है वो आजकल गैस की कमी हो गई दिखाकर ट्वीट कर दिया, बाद में डिलीट करना पड़ा। अब ये ऐसे लोग हैं कि अगर इनके हाथ में डिलीट बटन होती तो कांग्रेस को डिलीट कर देते ये, और जब तक कांग्रेस को डिलीट नहीं कर देंगे तब तक जो है कांग्रेस के प्रवक्ताओं और चमचों इनका जो है ये शांत नहीं बैठने वाले हैं। प्रवक्ताओं और चमचों की ऐसी दशा है कि उनको जो है लगता है कि हम इस देश को अराजकता की आग में भी अगर ढकेल दे और किसी तरह से जो है युवराज इनके जो हैं उनके लिए सत्ता हासिल कर दे तो कोई बुरी बात नहीं है। पंकज जी 30 सेकंड रिबटल। 2014 तक इस देश में जो दशा थी, भाई कितने लोगों के 14 करोड़ लोगों को तो कनेक्शन ही जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दिए, और अभी ये कह रहे हैं कि बयान में 9.2 मिलियन पर डे की एलपीजी का कंजम्पशन है। 31 मिलियन मैट्रिक टन जो है ये एनुअल कंजम्पशन है भारत में एलपीजी का, यानी 9.2 जो है ये 9.2 मिलियन का जो आंकड़ा है ये भी इनका फर्जी आंकड़ा है। ये फर्जी आंकड़े लेकर टहलते रहते हैं। ओके सर। 31 मैट्रिक मिलियन टन ये भारत की वार्षिक
एलपीजी गैस की आवश्यकता है। हाँ कृपा करके 2 करोड़ पंकज जी टन है, 30 सेकंड 2 करोड़ में टन जवाब कर दीजिए। लें। 2 ओके करोड़ उसके टन बाद शुक्ला जी किसी रुकिए। तरह का है। बयानबाजी करें। हाँ प्रेम शुक्ला जी रुकिए। हाँ पंकज जी। देखिए, ऐसा है, सरकार माने ना माने, प्रेम शुक्ल जी माने ना माने, रूबिका लियाकत जी भी माने या ना माने, जमीनी हकीकत तो यही है कि एलपीजी को लेकर घरों में लोग परेशान हैं। छोटे ढाबे वाले, रेस्तरां वाले सब परेशान हैं। काला बाजार में सिलेंडर 5-5 हजार रुपए का मिल रहा है, आप भी जानती हैं। और आप खुद कह रही हैं कि सरकार इस पाँच मामले में हजार कुछ भी का नहीं कर पा रही है। देश भर में मैं हजारों 50,000 ढाबे, कह रेस्तरां दूं बंद हो मियाँ। गए हैं। होटल उद्योग के प्रतिनिधियों ने बयान दिए हैं कि 60% रेस्तरां तकरीबन बंद हैं। मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, दिल्ली, कर्नाटक, कहाँ रहते हैं तेलंगाना, भाई साहब आप? प्रदेश, सब जगह से भारी किस कमी किस की द्वीप खबरें पर आ रही आपका हैं। निवास है? हैदराबाद में एलपीजी की सप्लाई अपने 75 घर के फीसदी आसपास देख कटौती हुई लेते है। हैं। देश भर में असंगठित क्षेत्र में 42 लाख छोटे रेस्टोरेंट हैं। पंकज जी उनमें से रुकिए एक एक सेकंड। तिहाई बंद हो चुके पंकज हैं, जी बस एक एक तिहाई। सेकंड। पंकज जी आपको वो किल्लत महसूस हुई है? नहीं, आपके घर में मेरे आपके यहाँ घर तो में क्या सिलेंडर है कि वो पाइप वाली है? मेरे यहाँ तो पाइप वाली है, तो मुझे चलिए अभी अल्लाह का शुक्र परेशानी अभी नहीं हुई नहीं है। है। ओके ऑल राइट ओके। लेकिन हर्षवर्धन जी सुना आपने, पंकज जी कह रहे हैं कि ये जितने भी कमर्शियल हैं, रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं, होटल चलाने वाले हैं, बहुत ज्यादा वो परेशान हो रहे हैं, आप लोग भले ही ना माने। फिर उसके बाद मैं कुछ व्यूअर्स जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके कमेंट्स पढ़ना चाहूंगी, लेकिन जल्दी से हर्षवर्धन। देखिए रूबिका जी, पंकज जी हमारे बहुत वरिष्ठ हैं और मैं किसी दिन इनसे अलग से मिलने वाला हूँ और बड़ा विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि सर बताइए आप कैसे कर लेते हैं ये सब। मतलब दुनिया को दिख रहा है फिर भी देखिए कितना गंभीर होकर और ऐसा बताया। मैं तो कहता हूं कि राहुल जी को, पंकज जी को पहचानना चाहिए। इस तरह का प्रोपेगेंडा तो वो भी बेचारे नहीं फैला पा रहे हैं, सब मिल के पूरी पार्टी। और पंकज जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, हमारे तो अति वरिष्ठ हैं। लेकिन जरा सोचिए उन्होंने क्या क्या आंकड़ा निकाला इतनी देर में कि कितनी भारत की खपत है, कितना कौन कौन से जहाज में क्या क्या आ रहा है। तो इनको ये वाली खबर कैसे नहीं पता चली कि जब रुक गया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो वाली खबर इनको नहीं पता चली। तब भारत की जनता नहीं, भारत की जनता के साथ ईरान का प्रेम नहीं था। अरे भाई साहब, कूटनीतिक रिश्तों में जनता का प्रेम नहीं दिखता है। पाकिस्तान से तो बड़ा प्रेम था भारत की जनता का। मणिशंकर अय्यर से लेकर और सारे जितने लोग थे वो सब पाकिस्तान के दौरे पे जाते रहते थे और पाकिस्तान वहां से आतंकवादी भेज देता था। ईरान भी, अभी तो खामेनेई साहब ने बोला था ना, जो अब नहीं रहे, उन्होंने बोला था ना, सालाना रिचुअल में बोलते थे ना कि जैसे अगर मुसलमान सारा दुनिया का एक हो जाए तो जैसे यहूदियों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जैसे कश्मीर में हिंदुओं ने अवैध कब्जा कर रखा है, सब हटा देंगे। भूल गए क्या सर? कम से कम डिप्लोमेसी की भाषा में थोड़ा तो समझ रखनी चाहिए। और ये कांग्रेस का नया एजेंडा है कि चूंकि देश साथ में था, देश के लोग थे साथ में, इसलिए वो दे दिया उन्होंने। इसलिए नहीं दे दिया भाई साहब, भारत की जरूरत है ईरान को। ईरान को पता है कि भारत वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां से अमेरिका के खिलाफ जो देश मन बना रहे हैं वो भारत के पीछे पीछे चले आ सकते हैं। ईरान को मौका मिल सकता है। ईरान जो तबाह हो गया है, कुछ भी कहे ईरान, बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन तबाही हो चुकी है उसकी, हर दिन तबाही हो रही है। और ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी ये माहौल बनाती है कि अरे कुछ था ही नहीं, क्या हो गया, वो तो ईरान की जनता के लिए भेज दिया। एक छोटी सी खबर भी बताया होता जब इतना इनको जानकारी है कि हमने 150 नाविक भेजे सकुशल सुरक्षित, उसके बदले में ये सब हुआ है। ये जानकारी नहीं दी इन्होंने। मैं इसीलिए कह रहा हूं किसी दिन मैं सर आपसे मिलूंगा पंकज जी, और हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक एक गुरु मंत्र दीजिए। कैसे आप गंभीर होकर इतना हवाई बात कर जाते हैं नेशनल टेलीविजन पे? सर बताइएगा जरूर, मैं पूछूंगा किसी दिन, आऊंगा आपके पास। लेकिन पंकज जी ये यहाँ नहीं बताइएगा आप, मैं कह रही हूँ आप लोगों के लिए एक अलग से मैं व्यवस्था कर दूंगी, आप वहाँ जरूर बता दीजिएगा और मैं भी मौजूद रहूंगी। लेकिन यहाँ पर फराज किदवई साहब भी मौजूद हैं। उससे पहले फराज भाई ये सुन लीजिए लोग क्या कह रहे हैं, फिर आप भी अपने वाले व्यूअर्स बता दीजिएगा। डेली कंजम्पशन ऑफ एलपीजी इन इंडिया इज 40 लाख सिलेंडर, ये कोई डीएन सिंह साहब लिख रहे हैं। रोहित जी कह रहे हैं रूबिका जी आप कांग्रेस के समर्थकों से बहस काहे करती हैं, वो भारत के पक्ष में आप ही बता दीजिए कि कब खड़े होना है, पहले नहीं आ रहा था तब हल्ला था, अब आ गया है तो कह रहे हैं जनता की वजह से हो रहा है। पंकज शर्मा जी आप इतने बुद्धिमान हैं, इस तरीके का लॉजिक कैसे लगा सकते हैं?
अनिल जी, पंकज जी आपसे पूछ रहे हैं कि इससे पहले जनता पर तरस खाकर ईरान ने क्यों नहीं भेजा। और एक रॉयल स्टेट CP-41 है जो कह रहे हैं, पंकज जी सच बताइए, क्या आपके चेहरे का रंग उड़ नहीं गया जब आपने देखा इन जहाजों को यहां पर आते हुए। फिर एक राम शरण वर्मा जी है जो कह रहे हैं विपक्ष रोज झूठ से पिट रहा है मगर फिर भी झूठ और अहंकार से बाज नहीं आ रहा है। ये फराज किदवई साहब, आप भी पर्सनली मत लीजिएगा, वो मत ब्रैकेट में था। हाँ रूबिका जी, देखिए आपकी कही हुई किसी बात को मैं पर्सनली नहीं लेता हूँ। ये एक डिस्कशन होता है और इसमें जाहिर सी बात है जब आदमी अपना पक्ष रखता है तो दूसरे वाले को हो सकता है कुछ वो अनकंफर्टेबल हो। लेकिन रूबिका जी, एक तो मैं तारीफ करूंगा आपकी कि जैसे इजराइल ने आयरन डोम बनाया हुआ है मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, वैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आयरन डोम है आप है। और मैं आपकी ये तारीफ कर रहा हूं, आप इसमें ये ना समझिएगा कि मैं बुराई कर रहा हूं। हाँ, क्या तारीफ की आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आयरन डोम, इस देश की आयरन डोम अब अभी ठीक है। जिस दिन अखिलेश जी नहीं वो प्रधानमंत्री बनेंगे देखिए, और वो ऐसा कुछ देश हित में फैसला करेंगे तो मैं उनकी आयरन डोम बन जाऊंगी। मैं ये गारंटी आपको दे देती हूँ। देश हित में बस काम करना चाहिए आदमी को। मैडम अपना एक ही लॉजिक है और कोई भी नहीं। रूबिका जी, मुझे एक ऐतराज है। अब प्रॉब्लम यही है, आयरन डोम आप क्यों बनेंगी? हाँ, स्वदेशी सुदर्शन चक्र बनेंगे ना, सुरक्षा कवच सुदर्शन बनेंगे। थैंक यू। आयरन डोम क्यों बनेंगे? सुदर्शन चक्र बोलिए आप, आयरन डोम नहीं। ये ठीक है। आप फिर कहेंगे रूबिका लियाकत माशाल्लाह से रोजे रख रही, फिर आप कहेंगे ये वाला नाम जो है ये तो यहूदियों का दिया हुआ नाम है। नहीं, रूबिका सुदर्शन चक्र लेगी। बिल्कुल, हाँ, ये ठीक है। फराज भाई, सुदर्शन चक्र। मैंने एक लाइन बोली और आप दोनों रूबिका शुरू हो गए। देखिए अच्छी बात नहीं है। तो देखिए क्या है कि जाहिर सी बात है आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो हमारे देश को मतलब मोदी जी को देश समझते हैं। अच्छा। तो अगर आप मोदी जी को देश समझ रही हैं हाँ। तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, आपने एक छोटी सी आपत्तिजनक बात कही अपने इनिशियल एड्रेस में और आप खामनेई साहब को ईरान समझ रहे हैं। ये ना कहिएगा मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं, और आप खामनेई साहब को ईरान समझ रहे हैं। अरे मुझे जो समझना हो समझिए। नहीं, जो समझना है क्या, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। अब मुझे आप बढ़ने देंगे आगे कि नहीं आगे बस इस सवाल का जवाब यही प्रॉब्लम है रूबिका। देखिए मैं सिर्फ इतना सा सवाल, आप कह रहे हैं मोदी जी को ये भारत समझ रहे हैं, आप खामनेई साहब को ईरान समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं, मैं अपने देश की बात करूंगा। मोदी जी को मैं भारत नहीं समझता हूं। भारत वो सब हैं जितने लोग यहाँ पर पैनल पे बैठे हुए हैं ईरान और इस नहीं देश की समझती 140 करोड़ और जनता ना ही है। कोई समझदार आदमी समझेगा। आप जो मर्जी हो, ठीक है। तो ये जो बात आप कहने में यहाँ पर हिम्मत दिखा रहे हैं फराज भाई, उतनी हिम्मत माशाल्लाह रोजों में सच बोलने की भी दिखाई है। आप कीजिए बिस्मिल्लाह, आगे बढ़िए। हाँ, क्योंकि सच बोलने का ठेका तो भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं बीजेपी कहाँ आ गया? विपक्ष तो झूठ मैं बोलता आपसे है। बात कर रही हूँ ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अरे तो मैं बीजेपी के समर्थकों की बात कर रहा हूँ। मैं उनके समर्थकों, आप मुझे आगे बढ़ने देंगे कि नहीं देंगी ये बताइए ना। आप अपना एजेंडा लेकर आप सोच रहे हैं कि मेरे कार्यक्रम में अपने हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे, कैसे होगा सर? स्टीयरिंग तो रूबिका लियाकत के हाथ में है ना। तो रूबिका जी जब आप मोदी जी का एजेंडा लेके चलेंगे तो उसको तो मैं देश का एजेंडा लेकर चल रही हूँ। आप लोगों को मोदी से दिक्कत है ना, और इसीलिए आप मोदी से दुश्मनी निभाने के चक्कर में देश का भी बुरा हो जाए तो दिक्कत नहीं होती है आपको। प्रॉब्लम ये है आप अपने आप को बेवकूफ साबित कर रहे हैं ना भाईजान। हाँ, जब कालाबाजारी हो रही थी तब रूबिका लियाकत डंके की चोट पर कह रही थी कि ये सरकार की नाकामी है, बिल्कुल डंके की चोट पर कह रही थी। और आज जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल कर आ गया है जहाज, तो डंके की चोट पर बोलूंगी कि ये सरकार की विदेश नीति की कामयाबी है। अब आपको इसमें चिढ़ मचे, जलन होने लगे, आप जो है ईर्ष्या में एकदम खत्म हो जाए, तो मैं क्या कर सकती हूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी की विदेश नीति यहां पर काम कर गई है। रूबिका जी, ईर्ष्या से कौन खत्म हो रहा है, कौन जल रहा है, कौन हाइपर हो रहा है, ये न्यूज 18 के दर्शक बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। वो देख रही हूं। लेकिन देखिए, आपने एक बात बोली अभी, हाँ आपने एक बात अभी बोली कि देशहित का चश्मा विपक्ष को लगाना चाहिए। तो क्या देशहित का चश्मा खाली इस देश में दो ही लोग लगाए हुए हैं, एक नरेंद्र मोदी जी और दूसरी हमारी बहन रूबिका लियाकत? बाकी सब किसी के ऊपर देशहित का चश्मा नहीं लगा हुआ है।
पता। अभी आपने बात की शिवालिक और नंदा देवी की, जो हमारे 2 जहाज आ रहे हैं रूबिका जी। अब मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। देखिए, इस देश में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, मैं सांस ले रहा हूं तो मोदी जी की वजह से, मैं हेल्दी हूं तो मोदी जी की वजह से, मैं थोड़ा गोरा हूं तो मोदी जी की वजह से। रूबिका हमारी बहन इस देश की सबसे बड़ी एंकर है मोदी जी की वजह से। इस देश में जो भी चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं मोदी जी की वजह से। लेकिन लखनऊ के केजीएमयू में मरीजों को 4 रोटी, आप हार रहे हैं मोदी जी की वजह से। आपके चेहरे का रंग उड़ गया है मोदी जी की वजह से। आपका गला सूखा जा रहा है मोदी जी की वजह से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आ रहे शिवालिक को देखकर आप गदगद नहीं हो पा रहे हैं मोदी जी की वजह से। मैं बस ऐड ऑन कर रही हूं भाईजान, और कुछ भी नहीं। हाँ, अब सुनिए तो। देखिए रूबिका, लखनऊ के केजीएमयू में, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है मोदी जी की यहां वजह से। पर मरीजों को 4 रोटी की जगह, नहीं सुनिए तो, नहीं, 4 रोटी की जगह 2 रोटी मरीजों को दी जा रही है विपक्ष की वजह से। काशी में 35 साल से चल रही अन्नपूर्णा मां मंदिर की रसोई बंद हो गई विपक्ष की वजह से। यही हमारे राम मंदिर में जो राम रसोई चल रही थी वो विपक्ष की वजह से। गैस सिलेंडर की लाइन में खड़े होकर के भूषण कुमार साहब की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है विपक्ष की वजह से। 60% रेस्टोरेंट आज की तारीख में बंद होने की कगार पर हैं विपक्ष की वजह से। कोविड काल में इस देश में लाखों लोगों की जान चली गई विपक्ष की वजह से। और हम मोदी जी में ये भी विपक्ष की वजह से। देखिए, अभी आपने बात विदेश नीति की। ठीक है सर, अब रुकिए। इतनी बढ़िया कविता पढ़ी आपने, रुक जाइए। विपक्ष की वजह से और मोदी जी की वजह से। हाँ, कर्नल दानवे, देखिए किसकी वजह से? पता नहीं किसकी वजह से, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जो टेक अवे था किदवई साहब के उसमें, कि जो भी अच्छी बात होती है वो मोदी जी की वजह से होती है। तो ये मान गए कि 2 जो जहाज आए हैं ये अच्छी बात हुई है। ये बहुत अच्छा संकेत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ को बोलने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा प्रोफेशनली इसको डाइसेक्ट किया जाए तो सबसे पहले भारत के 40 देशों के साथ में अलग अलग लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है। अफ्रीका, अमेरिका, एशिया और यूरोप के कंट्रीज़ के साथ, जहां से हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस और क्रूड ऑयल का आयात कर सकते हैं, कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल जब हम बात कर रहे हैं, एज़ पर द रिपोर्ट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, अल्जीरिया, नॉर्वे और कनाडा से हमने अपनी इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया है। और 40% जो एलपीजी है वो भारत में ही पैदा हो रही है। 60% जो हम इंपोर्ट करते हैं उस 60% का 30% कतर से, तकरीबन 30% यूएई से, और बैलेंस जो 40% है वो अलग अलग मुल्कों से। और क्योंकि ये सिचुएशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डेवलप हो गई थी, हमने डाइवर्सिफाई कर दिया। तो जो ये सिचुएशन बनी है किल्लत की, ये टेम्परेरी इन एनी केस थी, ये ज़्यादा देर लंबी चलने वाली नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये 2 जहाज आ रहे हैं, इससे सिचुएशन ईज आउट हुई। लेकिन ये क्या खैरात में दी गई चीज़ है, क्या ये भारत की डिप्लोमेसी की वजह से हुआ है, इसके ऊपर भी गौर करना बहुत आवश्यक है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अमेरिकी सबमरीन ने एक ईरानियन जहाज को श्रीलंका के साउथ में डुबो दिया था, टॉर्पीडो मारकर, जिसमें तकरीबन 87 सेलर्स मारे गए थे। जो बचे हुए थे उनको बचाने में भारतीय नेवी के सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स ने बहुत अहम योगदान दिया था। और श्रीलंका से जब ईरान ने बोला कि इनको वापस ईरान भेज दीजिए, तो अमेरिकन प्रेशर की वजह से वो श्रीलंका इस रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाया। वहीं भारत के कोची के अंदर जो IRIS लवाना, जो ईरानियन शिप था, जिसने रेफ्यूज लिया था, जिसने डॉक किया था, उसके जितने भी सेलर्स थे, 183 सेलर्स, उनको भारत ने रिपैट्रिएट किया है। प्राइवेट जेट के माध्यम से उनको ले जाया गया और ईरान भेजा गया। ईरान ने इस चीज की इसको सराहा और आश्वासन दिया भारत को कि भारत के लोगों को कोई समस्या नहीं होगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के ऊपर कोई हमला नहीं होगा। Okay. तो इससे ये अंडरलाइन हुआ कि भारत एक तो
ऐसी बात नहीं कि भारत के ऊपर अमेरिकी दबाव नहीं होगा, लेकिन हमने उसको दरकिनार करते हुए हमने ईरान के सेलर्स को वापस किया। ऑलराइट, फराज किदवई साहब 30 सेकंड में जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ रूबिका जी, देखिए दानवीर जी की बात का मैं एक जवाब दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस अ रिमाइंडर फॉर सेल्फ रिलायंस एनर्जी ग्रोथ पीएम, ये अखबारों की हेडलाइंस था। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये बोला है कि हम हर सेक्टर में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी ये बयान दिया था, तो 2014 में कच्चे तेल की जो हमारी निर्भरता थी वो 77.6% थी, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में हम इसको 67% करेंगे दानवीर जी, और अब ये निर्भरता 89% हो गई है। तो प्रधानमंत्री जी के जुमलों के अलावा और कुछ नहीं होता है, ये डेटा है, मैं आपको बता दे रहा हूं। 23 अक्टूबर 2025 इंडियन एक्सप्रेस का डेटा है। सुनिए एक बात और पहले इसी पे वो हर्षवर्धन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले हर्षवर्धन जी, फिर प्रेम शुक्ला जी। हाँ हर्षवर्धन जी। देखिए रूबिका जी, मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्यों ऐसा फराज भाई कर रहे हैं। सबको पता है देश में कि लगभग 34 करोड़ कनेक्शन है एलपीजी के, 2 गुना कंजम्पशन हो गया पेट्रोल और डीजल का। तो जब आप परसेंटेज में बताते हैं ना कि 77 से 89 हो गया, तो कम से कम फैक्ट की बात किया कीजिए सर। ये इस तरह से बोलना आधा सत्य है। और दूसरा मैं पूरी बात बोल देता हूँ। नहीं मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि 77% इंपोर्ट था, वो 88% हो गया। आप यही कह रहे हैं ना, या कुछ और कह रहे हैं? आप यही कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने टारगेट लिया था 2022 में 67% का। प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक टारगेट लिया था 67% का। मैं उसी की बात कर रहा हूं। जब ये 77% था तो देश में सिलेंडर कितने थे? 14 करोड़। और आज एलपीजी कनेक्शन कितने हैं? 34 करोड़। तो अब इसका अंतर तो मुझे लगता है ये तो आप भी समझ रहे होंगे, जो भी सुन रहा है वो समझ रहा है। पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन कितना बढ़ गया। और दूसरी बात, भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी कितने गुना बढ़ा दिया? 10 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया है। हमको तो ये समझ में नहीं आता कि क्यों पहले की सरकारें, सूर्यदेव से इतना संपन्न हमारा देश जियोग्राफिकली, क्यों नहीं ये छत पे सोलर वाला, जगह जगह सोलर वाला ये काम क्यों नहीं किया? भाई साहब रुक जाइए एक सेकंड। एक और रूबिका जी, कल्पना कीजिए अगर ये ट्रेनें आज भी इंजन डीजल से ही चल रहे होते, ये 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ना हुआ होता, तो फिर तो क्या आप जरा आलम होता? कल्पना कीजिए। हाँ, क्या आलम होता? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग डिबेट सुनिए पंकज जी 30 सेकंड बोल लिया, क्या आलम होता बताइए। हाँ, हालात और बुरे होते, ये बात सही है। मैं तो इस बात की आपकी तारीफ करता हूं इस बात के लिए कि आप इतनी संवेदनशील हैं कि आपको कालाबाजारी से काफी मन में कष्ट है। 28 में से 19 राज्यों में डबल इंजन की सरकारें हैं और फिर भी कालाबाजारी नहीं रुक पा रही। रुकेगी कैसे? ज्यादातर गैस एजेंसियां तो अपने मौसेरे भाइयों की हैं। नीचे बताइए, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। उन पर हाथ डालने की हिम्मत किसकी है? मौसेरे भाइयों की याद दिला रहे हैं वो। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए फिर, बस ओनली 30 सेकंड। रूबिका जी, और काला बाजारी में पकड़े जा रहे हैं कांग्रेसी। कर्नाटक में पकड़ा गया युवा कांग्रेस का नेता, महाराष्ट्र में पकड़ा गया कांग्रेसी, उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया सपाई, और वो सब मौसेरे भाई हमारे। ये कांग्रेसी और सपाई ये सब हमारे मौसेरे भाई है। सरकार आपकी, इकबाल आपका, वो कह रहे हैं आप अपने वो मौसेरे भाई को नहीं पकड़ रहे ना, वो ये आरोप लगा रहे हैं। कौन पकड़ा गया? नहीं, कर्नाटक में इन्होंने युवा कांग्रेस के नेता को पकड़ा। कांग्रेस में कर्नाटक में किसकी सरकार है? सर मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ, एक तो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरा वो जो पैनिक को अपने सर पर हावी होने दे रहे हैं, वो कौन है? वो आम जनता है। आप इसका ख्याल रखिए, डोंट बी इन दैट पैनिक स्टेट। वो देखिए आ चुकी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज। ताली बजाइए, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।